नमस्कार। जनसारथी न्यूज़ में आज हमारे साथ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण जी, जिस समय आपको टिकट मिला था उस समय बड़ी जद्दोजहद चल रही थी। कुछ ऐसे प्रत्याशी थे, ऐसे दावेदार थे जो ये कह रहे थे कि टिकट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन मिला प्रवीण पाठक को जिसने टिकट नहीं मांगा था। एक लंबी प्रक्रिया चली और उसके बाद आप प्रचार में उतर गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने प्रचार किया। क्या कुछ देखा वहाँ और किस तरह से लोगों को शांत किया, उनकी नाराज़गी को दूर किया? देखिए, हर पार्टी की टिकट बांटने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। सर्वेज होते हैं, जनप्रतिनिधियों की राय ली जाती है, नेताओं की राय ली जाती है, कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है। ये बात सच है, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, पर मेरे लिए मेरी पार्टी का आदेश अंतिम आदेश होता है। मुझे 26 मार्च को कहा गया कि तुमको चुनाव लड़ना है, तो मैंने एक दो बार अन्य विनय किया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही को लड़ना है, सर्वे में आपका नाम सबसे ऊपर है। तो पार्टी का जब आदेश था तो मैं चुनाव लड़ा। ये बात सच है कि जिसका टिकट कटता है उसको तकलीफ़ होती है, क्योंकि एक महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं। तो हैं तो परिवार के लोग ही, सबसे बातचीत की, एक आध दिन की नाराज़गी होती है, स्वाभाविक भी है, पर आज सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ग्रामीण विधानसभा में जो सहयोग मिल रहा है, लोग ये मानते थे कि प्रवीण पाठक शहर का लीडर है, शहर का नेता है, शहर से पूरा समर्थन मिलेगा, पर गांव से नहीं मिलेगा। मैं तो गांव में जाके देखा, मुझे लगता है गांव ग्रामीण क्षेत्र से सबसे ज़्यादा लीड हम लोगों की आएगी। और शहर में तो खैर आप लोग 24/7 रह ही रहे हैं, ईश्वर की कृपा रहेगी। आपको क्या लगता है मौजूदा जो हालात हैं इसमें सबसे अहम मुद्दे क्या हैं? राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो कहीं मंगलसूत्र की बात आ रही है, कहीं लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार दिए जाने की बात आ रही है, कोई झटके में एकदम से बेरोज़गारी दूर करने के दावे कर रहा है। हकीकत में ग्वालियर के लिए जो असली मुद्दे हैं वो कहाँ तक आपको लगता है कि लोगों के बीच जाकर आप बता पा रहे हैं, जिन मुद्दों पर आप लोगों से खुद के लिए वोट मांग रहे हैं? देखिए, जैसे मंगलसूत्र वाला मुद्दा है, इसका ग्वालियर के विकास से क्या लेना देना? इसका युवाओं के विकास से क्या लेना देना? इसके महिलाओं के विकास से क्या लेना देना? इसका किसानों से क्या लेना देना? ये मुद्दे तो चुनावी जुमले हैं, चुनाव के समय के एंटरटेनमेंट हैं। ये नेता इनको टूल बना के उपयोग करते हैं, इनका दुरुपयोग करते हैं। जहाँ तक ग्वालियर की बात है, 20 साल ग्वालियर ने बीजेपी के सांसद को मौका दिया है, और 20 साल में ग्वालियर कहाँ खड़ा है ये हमको और आपको सोचने का विषय है। आज भी हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ग्वालियर में पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। इससे ज़्यादा शर्मनाक तो कुछ हो नहीं सकता। ग्वालियर के लोगों को नौकरी पाने के लिए ग्वालियर के बाहर जाना पड़ रहा है, कहीं गुजरात जाना पड़ रहा है, कर्नाटक जाना पड़ रहा है, तेलंगाना जाना पड़ रहा है, महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है। तो मेरा ये सोच है और मेरा ये विज़न है कि ग्वालियर के युवाओं को ग्वालियर में ही रोज़गार मिले। 1 लाख रोज़गार देने का कमिटमेंट किया है, और ये कमिटमेंट हवा में नहीं किया है, पूरी तैयारी के साथ किया है। तमाम सारे कंसल्टेंट से बात करके किया है, देश की टॉप जो फॉर्चून कंपनीज़ हैं उनसे बात करके दिया है, अलग अलग सेक्टर के लोगों से बात करके दिया है कि किस सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ जनरेट कर सकते हैं। और ग्वालियर के लिए प्रतिदिन पीने के लिए पानी हो, इस पर भी पूरा रोड मैप तैयार किया है। हमेशा जब विधायक था तो जिला योजना समिति की बैठक में, डिसा की बैठक में मैं ये सारे मुद्दे उठाते रहता था, और उसी का परिणाम है कि आज जो चंबल वाली जो परियोजना है वो धीरे धीरे करके आज काफ़ी आगे तक आ चुकी है। जब ग्वालियर दक्षिण से आप विधानसभा जीते थे, या उसके बाद अब जब इससे पहले जो अभी रिसेंटली विधानसभा चुनाव हुए, आपने दक्षिण का बेटा अपने आप को घोषित किया था और लोग भी आपको काफ़ी स्नेह दे रहे थे। अब आप ग्वालियर का बेटा बन चुके हैं, तो क्या किस तरह से, जिस तरह से दक्षिण के लोग आपको कनेक्ट कर सके थे, अपना बेटा मान चुके थे, क्या दिखाई दे रहा है आपको वर्तमान में जो आपका कैंपेनिंग चल रही है उस दौरान? देखिए, ये जो ग्वालियर दक्षिण का बेटा था ये केवल पोस्टरों तक सीमित नहीं था। एक बेटे का अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य होता है, मैंने वो कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास प्राणपण से किया। कोरोना काल में पूरे देश ने देखा कि मैं अपनी विधानसभा के लोगों के लिए किस तरीके से, कितनी शिद्दत से अपने प्राणपण से जुटा हुआ था, अपनी जान की बाजी लगाकर। सरकारी स्कूलों में लोगों ने देखा कि हमने ग्वालियर दक्षिण में कितना काम किया है। 1000 बिस्तर का अस्पताल आज जो शान से खड़ा हुआ है, इसके लिए कितनी मेहनत की है। तो जितना भी हो सकता था ग्वालियर दक्षिण के लिए किया। ईश्वर ने आज मौका दिया है, अवसर दिया है ग्वालियर का बेटा बनने का। मुझे ऐसा लगता है कि
ग्वालियर के परिजनों का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और अपना दायित्व ग्वालियर के बेटे के रूप में निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। मौजूदा जो सांसद हैं ग्वालियर के, वो इंजीनियर हैं शेजवलकर जी। आपको क्या लगता है विकास की दौड़ में आज ग्वालियर कहाँ खड़ा हुआ है, या आपको क्या लगता है कि विकास की जो स्थिति है ग्वालियर की वो कैसी है? देखिए, हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, इंजीनियर हों या डॉक्टर हों या MBA हों। शेजवलकर जी जब भी बैठकों में बैठते थे बहुत तार्किक बात रखते थे, अच्छे से रखते थे, पर उनका जो स्वभाव था वो थोड़ा सॉफ्ट था और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उनको दबाया जाता था। पॉलिटिकली हमेशा वो अपनी पार्टी में संघर्ष करते रहे और बड़े नेताओं से अपने वर्चस्व के लिए खुद लड़ते रहे, तो इस कारण ग्वालियर सफ़र किया। अगर उनको इतना ही लीडरशिप सपोर्ट कर देती, थोड़ा सा विनम्र व्यक्ति हैं, पार्टी की मर्यादा समझते हैं, ये ज़माना किस तरीके का है आप जानते हो, तो उनकी विनम्रता उनकी कमज़ोरी बन गई। इस चक्कर में, इस कारण से ग्वालियर को जो जिस जगह विकास पर पहुंचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुंच पाया। हम लोग सफ़र करते रहे और कई बैठकों में मैंने विवेक शेजवलकर जी से सार्वजनिक तौर पर ये कहा है कि हे भोलेनाथ, अपना तीसरा नेत्र खोलो और ये कलेक्टर को, कमिश्नर को समझाओ, म्यूनसिपल कमिश्नर को, कि ये क्या दुस्साहस करके ग्वालियर का सर्वनाश करने वाले हैं। पर शेजवलकर जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, उनका अपना एक स्टाइल है काम करने का, एक अपना व्यक्तित्व है। पर मेरा होता रहता था उनसे, बहसबाजी होती रहती थी, कई बार लड़ झगड़ के, चूँकि उम्र में कम था तो कई बार लड़ झगड़ के अपने कम उम्र का फ़ायदा उठा के उनसे काम भी कराए ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के, और उन्होंने किए भी। उनसे ना कभी मुझे कोई शिकायत है ना रहेगी। ऐसे व्यक्ति, वास्तव में राजनीति में ऐसे व्यक्ति होना गौरव की बात है। अब जिस तरह से आप अपने स्लोगन्स में एक बात कह रहे हैं, शिक्षित प्रवीण, अब शिक्षित तो शेजवलकर जी भी हैं, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनके समय भूले रहे या उनका जिस तरह का नेचर रहा, ग्वालियर विकास में उतनी तरक्की नहीं कर पाया। अब अगर जो वर्तमान में प्रतिद्वंदी हैं आपके बीजेपी के कैंडिडेट भारत सिंह कुशवाहा, वो शायद उतने शिक्षित नहीं हैं जितने आप हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, भारत सिंह जी ने पूरे 15 साल जातिवाद की राजनीति में निकाल दिए, और जातिवाद की राजनीति के अलावा भी जातिवाद में जो बाहुबली थे उनको संरक्षण देने में निकाल दिए। जरा जाके जाइए उनकी विधानसभा में, होके आइए, लोगों के व्यू सुनिए उनके बारे में क्या है। और ऐसा व्यक्ति अगर ग्वालियर का सांसद बन जाएगा तो ग्वालियर तो बर्बाद हो जाएगा। आपने मेरा 5 साल का कार्यकाल देखा है। शिक्षित होना तो निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि को शिक्षित होना चाहिए अगर उसको पॉलिसी समझनी और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना है तो। पर आपने मेरी कार्यशैली और कार्यपद्धति समझी है, पूरे शहर ने देखी है। ग्वालियर के अधिकार के लिए, ग्वालियर के लोगों की आवाज़ के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ता है तो मैं जाता हूँ, और अब भरोसा दिलाता हूँ कि ग्वालियर में अगर सुई भी गिरेगी तो उसकी आवाज़ ग्वालियर के लोग संसद में सुना करेगी। पूरा देश देखेगा कि ग्वालियर का बेटा दिल्ली में ग्वालियर के लिए कैसे दहाड़ रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व मंत्री रह चुकी इमरती देवी, उन्होंने ये कहा कि वो ग्वालियर से जो आपके लिए और फूल सिंह बरिया के लिए प्रचार के लिए किसी से बात कर रही हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि वो आपके सपोर्ट में खड़ी दिखाई दे रही हैं। इसका एक फ़ायदा तो आपको शायद मिलता दिख रहा है, लेकिन उसके बाद जब इस पर प्रश्न किया गया तो जीतू पटवारी ने एक विवादास्पद बयान भी दिया। इस पर क्या कहेंगे? विवादास्पद जो बयान दिया, जीतू भाई थोड़ा मजाकिया अंदाज के नेता हैं, और जब इमरती देवी जी मंत्री थी, कांग्रेस में थी, तब भी ऐसा ही एक माहौल बना रहता था। ये लोग आपस में मजाकिया अंदाज में बात करते रहते थे, वो भी करती थी। पर अब दल बदल गए, दलों के दलदल में हैं, चुनाव का समय है, तो दलों के दलदल में चुनाव के समय में कोई अवसर तो छोड़ता नहीं है। यही बात अगर सामान्य दिनों में होती तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इतना कोई तूल नहीं पकड़ती। अब चूँकि ये लोग सत्ता में हैं, तंत्र इनके साथ है, और मैं एक बात तो कहूँगा कि इमरती देवी जी मन से ऐसी हैं नहीं कि वो किसी पे FIR दर्ज कराएं। उनका ऐसा स्वभाव नहीं है। निश्चित तौर पर उन पर उनके शीर्ष नेतृत्व का दबाव होगा, उसके बाद उन्होंने ऐसा किया होगा।
आपको क्या लगता है जिस तरह से वो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रही हैं कि हाँ प्रचार करिए फूल सिंह बरैया का और प्रवीण पाठक का हम बोल देते हैं, आपके फेवर में दिखाई दे रही है, कितना फ़ायदा आपको मिलता दिख रहा है? वैसे तो मैंने सुना नहीं, जब ये इंटरव्यू ख़त्म होगा तो सुना जरूर दीजिएगा। अच्छा, दूसरा अब ये सबसे बड़ी बात जो आती है कि आप ग्वालियर से जब लोकसभा पहुंचेंगे, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है आपकी तरफ से भी, तो ग्वालियर के लिए सबसे अहम काम, अहम जो कहना चाहिए कोई बड़ा ऐसा काम जो आपको खलता हो कि ग्वालियर में ये सब नहीं हो पाया है और मैं संसद में पहुंचूंगा तो ग्वालियर के लिए सबसे पहले ये काम करूंगा ज़रूर। देखिए, ग्वालियर में मुझे सबसे पहले जब मैंने 1 लाख रोज़गार का कमिटमेंट किया है तो उसके फॉलोअप में कई सारे एग्जीक्यूशंस होने हैं। टॉप जो हमारी फॉर्चून कंपनीज़ हैं इंडिया की, उनके इस्टेब्लिशमेंट को लेके बात करनी, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रिस्ट को लेके, इंडस्ट्रीज़ को लेके जो पॉलिसी है उसको स्टडी करने के बाद उस पॉलिसीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट ग्वालियर को कैसे मिल सकता है, इसको देखना है। और फिर पानी वाला हमारा सबसे बड़ा इशू है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्वालियर के लोगों को पीने का स्वच्छ साफ़ पानी कैसे मिल सकता है, ये प्राथमिकता रहेगी। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ग्वालियर सुरक्षित कैसे बने, ये भी मेरी प्राथमिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके लिए भी काम होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दावा है कि वो 15 से 16 सीटें जीत रही हैं, आपको क्या लगता है जो मौजूदा स्थिति है, एक पलायन की लहर सी चल रही है, कांग्रेस से लोग छिड़क छिड़क कर बीजेपी में जा रहे हैं, इन हालातों में क्या एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कांग्रेस से की जा सकती है? मैं ये तो नहीं कहता कि 15-16 सीटें जीतेंगी, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये मान के चल रहे थे कि 29 की 29 उनकी आएंगी, वैसा नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो आंकड़ा होगा लोकसभा का, मेरे को लगता है वो 2 अंकों के करीब रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। अभी प्रियंका गांधी जो हैं वो अभी मुरैना होकर गई हैं, आपको क्या लगता है उनके आम सभा में काफ़ी भीड़ जुटी और लोगों का जिस तरह से समर्थन दिखा, ग्वालियर क्षेत्र में भी, भिंड मुरैना में भी माना जा रहा है कि कांग्रेस में कोई बड़ी हलचल हो सकती है, कांग्रेस को इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, किस तरह से देखते हैं इससे आम सभा के बाद? स्वाभाविक तौर पर ये लोग, ये प्रियंका जी जहाँ जाती हैं अपना प्रभाव तो छोड़ के आती हैं। मुरैना में आई, मुरैना में जिस तरीके से वो गरजी हैं, उसकी धमक, उसकी गूंज ग्वालियर में ही नहीं पूरे देश में जो तीसरा चरण का चुनाव है उसमें रही है, और निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलना चाहिए। अभी जो चुनाव 2 चरणों के हो चुके हैं उसमें 12 सीटों पर मतदान हो चुका है, मतदान का परसेंटेज जो है वो काफ़ी नीचे गया है, लोग खुश नहीं हैं, बीजेपी काफ़ी चिंतित है, लेकिन कांग्रेस भी क्या वाकई चिंतित है या कांग्रेस को कुछ अपने फ़ायदे का इसमें नज़र आ रहा है? परसेंटेज नीचे गया है, पर अभी जो इलेक्शन कमीशन ने डेटा दिया है नया, उसमें 11% बढ़ के आ गया है। कांग्रेस इस बात पर आपत्ति दर्ज करा रही है, पर देश में किस तरीके का माहौल है ये सबको मालूम है, और मुझे लगता है कांग्रेस का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ दिन पे दिन घटता जा रहा है, इसलिए बीजेपी का चिंतित होना बनता है, क्योंकि 10 साल में जो पुख्ता काम उनको करना था वो कर नहीं पाए। तमाम मुद्दों पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।